वेरी वार्म वेलकम एंड नमस्कार। मेरा नाम मोहित मंगल है। मैं महाराजा अग्रसेन विद्यालय की तरफ से आप लोगों से आज इस सेशन के अंदर बात करने आया हूं, जिसके अंदर हम चूजिंग राइट स्ट्रीम आफ्टर टेंथ के बाद सही स्ट्रीम किस तरीके से हमको चूज करनी चाहिए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टूल भी मैं शेयर करूंगा, जिसको मैंने नाम दिया है एप्टीट्यूड सेल्फ असेसमेंट टूल। तो बिना ज्यादा विलंब किए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में आप लोगों से 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं बात करूंगा। पहले, 10th के बाद जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करूंगा। आपको सेल्फ असेसमेंट टूल दूंगा जिसके अंदर आप अपना एप्टीट्यूड खुद एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको किस तरीके से कौन सी स्ट्रीम या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चॉइस करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। और ओवरऑल आज की प्रेजेंटेशन में आप लोगों से मैं 325 से ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में बातचीत करूंगा। आई होप ये सेशन आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी पेरेंट्स को बुला लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं बुलाया है आप 30 सेकंड का वक्त ले लीजिए, फटाफट अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके, पेरेंट्स मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें सही स्ट्रीम सिलेक्शन में। दिस सेशन इज सूटेबल फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो 9th ग्रेड में हैं या 10th ग्रेड में हैं। इवन अगर आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं तो भी आपको इस सेशन में काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि 10th की आयरनी क्या है। जब आप बच्चे 10th में आ जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आते हैं, क्या क्या चेंजेस आपकी एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। सबसे पहली चीज मैं बोलता हूं कि यू बिकम एन एडल्ट। आप एडल्ट बन जाते हैं लेकिन कोई उसको मानता नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए आप हमेशा से बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। लेकिन जब बच्चे 10th में आ जाते हैं तो साइकोमेट्रिक पर्सपेक्टिव से एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये चीज अंडरस्टैंड करता हूं कि आपके पास सफिशिएंट डिसीजन मेकिंग या सफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक जो है स्किल वो आ जाता है, जिसके कारण मैं कहता हूं कि यू ऑल बिकम एन एडल्ट। दूसरी चीज है कि जब आप 10th में आते हैं, आप कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो आपको एक ही चीज सुनने को मिलती है, नो। अगर आप बोलते हैं कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं तो पेरेंट्स कहते हैं नो। अगर आप कहते हैं मैं डिनर करने बाहर जाना चाहता हूं तो आसपास सब लोग बोलते हैं कि नहीं, 10th है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको बोर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि किसी भी एडल्ट को आप मिलते हैं, आप लोगों को मैं कहता हूं यंग एडल्ट्स, लेकिन आप किसी भी अगर एडल्ट को मिलते हैं तो वो आपको सिर्फ फ्री कंसल्टेशन देता है। हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ IIM अहमदाबाद में, ये ढूंढने के लिए कि जो एडल्ट्स हैं ये यंग एडल्ट्स को इतना सारा ज्ञान क्यों बांटते हैं। उसके अंदर एडल्ट में मैं भी आ जाता हूं। तो पहले हमने कैटेगरी ढूंढने की कोशिश की कि किस कैटेगरी के लोग इतना सारा ज्ञान बांटते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो हमको 3 कैटेगरी के स्पेसिफिक लोग हमने आइडेंटिफाई किए। पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स पेरेंट्स, जो आपके दोस्त हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अगर किसी के भी घर जाओ उसके मम्मी पापा आपको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मैं बताता हूं बेटा करियर में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो लोगों की है, जो अगेन आपको काफी सारी सजेशंस, गाइडेंस, ज्ञान देती हैं, वो कैटेगरी है फ्रेंड्स पेरेंट्स और पेरेंट्स फ्रेंड्स, सॉरी, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके जो आगे दोस्त हैं। कोई भी घर पे आता है मिलने के लिए, वो भी आपको कुछ ना कुछ बताने की, दिखाने की, जताने की, समझाने की कोशिश करता है। और तीसरी कैटेगरी जो है, जो आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार। और हम ये फिगर आउट करना चाह रहे थे कि ये लोग यंग एडल्ट्स को इतना सारा ज्ञान क्यों बांटते हैं। तो उसका आंसर बहुत एक हिलेरियस, एम्यूजिंग आंसर आया, और वो आंसर ये था कि ये लोग सब
इसलिए यंग एडल्ट्स को इतनी सारी कंसल्टेशन देते हैं क्योंकि इनके खुद के बच्चे इनकी बात नहीं सुनते, तो इनको लगता है कि किसी बच्चे को तो बात सुनानी चाहिए, इसलिए वो आपको पकड़ते हैं। जोक्स अपार्ट, मैं हमेशा बोलता हूं डोंट लिसन टू एवरीवन, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बोलता हूं लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। और वो जेन्युइन कंसर्न की कैटेगरीज दो लोग फॉल करते हैं, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर्स, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आपके करियर में, आपकी सक्सेस के अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। प्लस ये वो लोग हैं जो आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, रोजमर्रा में आप क्या कर रहे हो उसकी जानकारी इन लोगों को है। उसके बेसिस पे अगर ये लोग कोई सजेशन देते हैं तो दैट इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। करियर असेसमेंट की बात करते हैं। करियर असेसमेंट जब हम करते हैं उसमें हम 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को एनालाइज करते हैं। पहला है ओरिएंटेशन, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा पर्सनैलिटी और चौथा है इंटरेस्ट। आज इस सेशन में जो मैं आपको सेल्फ असेसमेंट टूल देने वाला हूं वो है टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, या आप अपने एप्टीट्यूड को कैसे असेस और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। आप सब जब बचपन में छोटे थे, आपको शायद अपना बचपन याद होगा, अगर याद नहीं है तो आपके कोई छोटे ब्रदर सिस्टर घर पे होंगे, उनको आपने बड़े होते हुए देखा है, उनका बचपन याद होगा। सोसाइटी में आजू बाजू छोटे बच्चे घूमते हैं, उनका बचपन आपने देखा होगा। 2-3 कैटेगरीज के बच्चे बहुत स्पेसिफिकली आपको छोटे उम्र में दिखाई देते हैं। पहली कैटेगरी बच्चों की है जिसको पापा मार्केट से वो छुक छुक चलने वाली ट्रेन लाके देते हैं। वो बच्चा ट्रेन रखता है, उसका ट्रैक सेट करता है, उसके ऊपर ट्रेन रखता है, बटन ऑन करता है, वो ट्रेन छुक 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 घूमती है। लेकिन उसको ट्रेन चलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे, ताकि वो ट्रेन को खोल के अंदर से देख सके कि ये चलती कैसे है। और पापा थोड़ी देर बाद वापस अंदर आते हैं तो वो एक मोटर के साथ एक बैटरी को अटैच करके हवा में लटका के पापा को बोलता है, पापा देखो ये ट्रेन ऐसे चलती थी। ट्रेन का हैप्पी बर्थडे हो गया। देयर इज सेकंड चाइल्ड जिसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर, मोटर बाइक, स्कूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है मैं और मेरा मिकी माउस। वो एक कागज लेगा, रफ पेपर, उसके ऊपर एक कार्टून बनाएगा, कार्टून को स्केच करेगा, पेंट करेगा, क्रेयॉन्स के साथ कलर करेगा, और फिर शाम को ऑफिस से पापा घर आएंगे तो उनको जाके बोलेगा कार्टून दिखा के कि पापा सी दिस इज यू। और एक तीसरी कैटेगरी है जिनको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको हर समय, हर टाइम किसी ना किसी सवाल पूछने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप उनको बोलो कि बेटा जिस चीज पे आप बैठते हो उसको चेयर कहते हैं, बोलेगा क्यों। जिस चीज पे आप पढ़ रहे हो उसको कंप्यूटर या आईपैड कहते हैं, बोलेगा क्यों। एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं कि बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोले क्यों। दिस इज हिलेरियस। इन तीनों बच्चों में क्या फर्क है? पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि आप ट्रेन तोड़ दो, दूसरे को कोई सिखाता नहीं है कि कार्टून बनाओ और पापा के ऊपर चिपका दो, तीसरे को कोई बताता नहीं है कि आप पूरा दिन परेश रावल बन के घर में घूमो, सबको सवाल पूछो, मम्मी को, पापा को, दीदी को, भैया को, और जीने मत दो, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। इन तीनों बच्चों में फर्क ये है कि इनका एप्टीट्यूड अलग है। इसको हम कहते हैं नेचुरल बेंट ऑफ माइंड, दैट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। वो आपको ऑटोमेटिकली नेचर की तरफ से मिलती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये जो नेचुरल एबिलिटी है ये सब्जेक्ट एरियाज में कन्वर्ट हो जाती है। आप अपनी क्लास में देखिए, एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जिसके हमेशा मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स आते हैं। आप मेहनत भी करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हो, कोचिंग भी लेने के लिए प्रयास करते हो, उसके बाद भी आपके मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स नहीं आते। और एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको जो हिस्ट्री में हमेशा टॉप करता है, आपको हिस्ट्री समझ ही नहीं आती। दिस इज एप्टीट्यूड। जो पहला बच्चा है उसका मैथमेटिकल, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हाई है। जिसको हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है उसका थ्योरेटिकल, लिंग्विस्टिक, रोट ओरिएंटेड एप्टीट्यूड हाई है। सो फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड इज व्हाट इज योर एप्टीट्यूड। दैट मीन्स
आपके कौन से वो सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट एरियाज हैं जो आपको कंफर्टेबली, आसानी से, फटाफट समझ आ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी बोर्ड में पढ़िए, आप प्राइमरीली 5 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स में एक्सपोजर लेते हैं। पहला कैटेगरी है जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। दूसरा कैटेगरी है साइंस, जिसके अंदर आप 10th तक तीनों साइंसेस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीसरी कैटेगरी है सोशल साइंसेस, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी है लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और पांचवी कैटेगरी है प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आप फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, कारपेंट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इन पांचों कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो उसके साथ कनेक्टेड एप्टीट्यूड्स जो आपके स्ट्रांग होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एंड वाइस वर्सा। अगर आपके ये एप्टीट्यूड्स हाई हैं तो आपको मैथ्स में जनरली दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको कंफर्टेबली कंज्यूम कर पाओगे। अगर साइंस के साथ आपका कनेक्ट अच्छा है तो आपका लाइफ साइंसेज एप्टीट्यूड हाई हो सकता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, फिजिकल साइंसेज एप्टीट्यूड, अर्थ साइंसेज एप्टीट्यूड या रीजनिंग एप्टीट्यूड। अगर सोशल साइंसेज आपको बहुत पसंद है, कंफर्टेबली कंज्यूम कर पाते हैं, तो आपका लीगल एप्टीट्यूड हाई हो सकता है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड, ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड। अगर लैंग्वेजेस में आपका कमांड बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत कंफर्टेबली लैंग्वेजेस कंज्यूम कर पाते हैं, तो आपका लिंग्विस्टिक, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल, एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड ये एरियाज आपके हाई हैं। और लास्ट, अगर आप प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो उसमें आपका आर्टिस्टिक बेंट, परफॉर्मिंग बेंट, स्पोर्ट्स बेंट, कलनरी बेंट, डिजिटल बेंट, पीपल बेंट ये एप्टीट्यूड्स हाई होंगे या हाई हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 10th लेवल के बेसिस के ऊपर आपके एप्टीट्यूड एरियाज में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन का बेसिस कैसे फिगर आउट करेंगे। शुड इट बी मार्क्स, ज्यादा नंबर आए तो साइंस ले लीजिए, कम नंबर आए तो कॉमर्स ले लीजिए, उससे भी कम नंबर आए तो या तो पापा की दुकान पे बैठ जाइए, नहीं तो आर्ट्स ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट थॉट ही गलत है। मैं हमेशा बोलता हूं मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है और मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ या इंटेलिजेंस का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ भी कोई लेना देना नहीं। सो मार्क्स शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। क्या मेरे दोस्त जो कर रहे हैं मुझे वो ही करना चाहिए, मैं उनके साथ इतने सालों से पढ़ रहा हूं। अगर आपने पिछले 5 मिनट में मेरी बात ध्यान से सुनी है तो जो मैंने आपको एप्टीट्यूड, कंफर्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में दिखाया है वो जरूरी नहीं है कि आपका और आपके दोस्त का सेम हो, बिकॉज वो एक नेचुरल बेंट ऑफ माइंड है। सो पीयर ग्रुप शुड नॉट बी द बेसिस। क्या मुझे पेरेंटल इन्फ्लुएंस के साथ जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स दोनों इंजीनियर्स हैं मुझे इंजीनियर बन जाना चाहिए, डिजाइनर्स हैं मुझे डिजाइन में जाना चाहिए? नॉट नेसेसरली। पेरेंटल प्रोफेशन आपको जेनेटिकली सेम एप्टीट्यूड ट्रांसफर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है, हो सकता है ना भी हो। तो क्या मुझे यह ढूंढना चाहिए कि सोसाइटी में, आसपास, मार्केट में कौन से करियर्स हैं जिसमें आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं बहुत सारा पैसा मिलता है, उस तरह के करियर में जाना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं डोंट फॉलो अ प्रोफेशन बिकॉज योर पैशन मे नॉट फॉलो, बट इफ यू फॉलो योर पैशन मनी विल फॉलो। और अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं, उनकी एक सेंट्रल कॉमन मोटिवेशन जो है वो रहती है मनी। सो प्लीज डोंट फॉलो मार्केट में क्या चल रहा है।
किस बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए? 10th लेवल पे जिन सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हैं, आपको वो सब्जेक्ट्स कंफर्टेबली अंडरस्टैंड होते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली कंज्यूम कर पाते हैं, उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करिए, उसके बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन करिए। एज वी ऑल नो, 10th के बाद हमारे पास 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। या तो साइंस ए ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, या तो साइंस बी ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, या तो कमर्शियल स्टडीज या कॉमर्स जिसके अंदर आप अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सो आई विल क्विकली टेक यू क्रॉस ऑल 4 स्ट्रीम्स और मैं बताऊंगा कि 10th लेवल पे किस सब्जेक्ट कंफर्ट के कॉम्बिनेशन पे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उस स्ट्रीम के अंडर और कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं उसकी मैं बात करूंगा। I will take now approximately 15 minutes to complete this entire thing and we will go a little fast. उसके बाद I'll open the house for questions. जो भी आपके कोई questions होंगे, please put your questions in a single shot in the chat box. I will go step by step and answer all your questions. Please don't spam the chat box by writing your questions again and again and again and again. उससे हम डिलेड भी होंगे, मुझे वो कॉम्प्रीहेंड करने में या क्वेश्चन फाइंड आउट करने में भी दिक्कत आएगी। एक ही बार में पूरा क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट अस मूव टू साइंस ए ग्रुप। किसको लेना चाहिए? अगर 10th लेवल पे आपका मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन, और साइंस में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं, और मेरा बहुत अच्छे का डेफिनेशन है कि आप 95% ऑफ दैट सब्जेक्ट को कंफर्टेबली कंज्यूम कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उसमें 95% लेवल का है। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, ग्रास्प की बात कर रहा हूं, तो आप साइंस ए ग्रुप के लिए सही बच्चे हैं। सो यू मस्ट लुक एट योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव टू बी वेरी गुड। गो अहेड विद साइंस ए ग्रुप। और ए ग्रुप करने के बाद वी ऑल नो प्योर इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर यू कैन टेक अप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, environmental, fire technology, food and nutrition, food technology, genetics, geoinformatics, industrials and systems, instrumentation, leather technology, manufacturing science, marine, material science, mathematics, computing, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical, mineral, mining machinery, naval architecture, ocean, petrochemical, petroleum, plastic, polymer, production, robotics and textile. You can see there are more than 50 different branches available in engineering. Next to that, you can take up either architecture or planning, और आर्किटेक्चर के लिए 2019 onwards फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। वो करने के बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर, या आप पायलट बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, या फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, जिसके लिए प्राइमरीली ए ग्रुप का डिग्री जो है वो काफी स्ट्रांगली आपकी हेल्प करेगा या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बी ग्रुप। अगर आप तीनों साइंसेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है, अगेन माय बेंचमार्क ऑफ स्ट्रेंथ इज 90-95 प्लस, देन यू आर द राइट कैंडिडेट टू गो फॉर साइंस बी ग्रुप। बी ग्रुप करने के बाद डेफिनेटली आप एलोपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप आयुर्वेदा, होम्योपैथा, सिद्ध, नेचुरोपैथिक और यूनानी डॉक्टर भी बन सकते हैं। पैरामेडिकल साइंसेज में जाने के लिए भी बी ग्रुप मैंडेटरी है, जिसके अंदर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ एडवांस केयर, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर, और यू कैन बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, या आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ डायलिसिस, इमेजिंग, लेबोरेटरी,
nuclear medicine, ophthalmic, optometric or perfusion. Next to paramedical, you can also go for rehabilitation studies where you can become child welfare specialist, clinical social worker, counselor, mental health worker, orthotist or a prosthetist, otologist, clinical psychologist, therapist in the area of audiology, auditory, developmental rehabilitation or speech therapy. Next we come to veterinary sciences, again for which PCB is important and necessary. You can be part of animal husbandry and dairying. You can become animal biotechnologist, genetist, nutritionist, aquaculturist, dairy scientist, fishery scientist, mariculturist, pisciculturist. You can be part of livestock production technology, poultry scientist, or you can be a veterinary bioscientist, pathologist, or a surgeon. Next, all children who have taken either A group or B group, anyone can join pure sciences. And in pure sciences, again, loads of specializations are available, which could be in the area of anthropology, biochemistry, biophysics, biotechnology, botany, chemistry, forensic sciences, geology, mathematics, microbiology, physical sciences, physics, research, seismology, statistics और zoology. Also, PCM या PCB के बच्चे एग्रीकल्चरल साइंसेज में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आप एग्रीकल्चरिस्ट, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, floriculturist, food technologist, scientist in the area of soil, vegetable, fruit, biotechnologist, biochemist, agronomist, nutritionist, plant pathologist और agricultural economist बन सकते हैं. Here, most of the mandatory spaces जहां पे आपको साइंस लेना जरूरी है वो खत्म हो जाता है. इसके बियॉन्ड किसी भी ग्रुप के आप बच्चे हैं, बाय एंड लार्ज आप मोस्टली एरियाज में क्रॉस फंक्शनली भी जा सकते हैं. सो कॉमर्स किसको लेना चाहिए? जिस बच्चे का 10th लेवल पे मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और सोशल साइंसेस में स्पेसिफिकली आपको इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स ज्यादा पसंद है, वो बच्चा कॉमर्स में जाने के लिए सही बच्चा है. कॉमर्स करने के बाद यू कैन बिकम एन एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, finance analyst, finance planner, finance controller, investment analyst, statistician, stock broker, tax auditor और tax consultant. Humanities या arts, अगर आप social sciences और languages के दोनों combination में बहुत strong हैं, reading, writing आपको अच्छा लगता है, retention आपकी strong है, तो humanities या arts आपके लिए बहुत अच्छा option है. वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज ये सोच के नहीं लेते कि ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस नहीं है, उनके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमैनिटीज के बाद इंजीनियरिंग की तरह 40 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ज्योग्राफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर. ये मैंने प्रोफेशंस की बात की है. अगर आप इंडिविजुअल specializations की बात करेंगे ह्यूमैनिटीज में, तो you will get more than 40 different specializations in humanities. Finally, you may come and say कि मोहित सर आपने मैथ्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, सिर्फ साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बता दिया. What if we are good at practical skill based subjects? तो मुझे क्या करना चाहिए? इन दैट केस या तो आपको 10th के बाद डिप्लोमा एजुकेशन में चले जाना चाहिए, जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चरल साइंसेस में, एग्रीकल्चरल साइंसेस, पैरामेडिकल साइंसेस, रिहैबिलिटेशन साइंसेस, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड योगा और वोकेशनल स्टडीज में 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं. या तो आप 11th 12th में जो रिलेटिवली सबसे सूटेबल कॉम्बिनेशन आपको लगता है उस कॉम्बिनेशन में चले जाइए, और 12th के बाद जनरल स्ट्रीम में शिफ्ट कर जाइए, जिसके अंदर कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है. और वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा किन किन एरियाज में जा सकता है, यू कैन सी. वन कैन जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, business management, computer applications, design,
इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज. Now I'll quickly take you through each one of it and will tell you कि उस एरिया में प्रोफेशंस कौन कौन से हैं. उससे ज्यादा एलेबोरेशन इस वीडियो में आज के हमारे टॉक में मैं नहीं करूंगा. आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF कहते हैं इनको, उसमें जा सकते हैं. बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ह्यूमन सोर्स के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस में जा सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स या इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं. कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद यू कैन बी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, ऑडियो वीडियो, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल और सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, ई गेमिंग और गेम डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग. बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को स्पेसिफिकली माइंड में लेके जब मेरे पास आते हैं उस टाइम उनको क्लैरिटी मिलता है, और आप लोगों से भी इस टाइम मैं वो क्लैरिटी कर देना चाहता हूं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहे आपको मशीन लर्निंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन में जाना है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स में जाना है, ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर फॉल करते हैं. और इनमें से किसी में भी जाने के लिए 11th 12th में ना तो साइंस की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है और ना ही मैथमेटिक्स की. सो यू कैन गो इनटू दीज एरियाज किसी भी स्ट्रीम के बाद. नेक्स्ट वी कम टू डिजाइन. डिजाइन के अंदर आप डिजाइनर बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ एनिमेशन, फिल्म, अप्लाइड आर्ट्स, सिरेमिक एंड ग्लास, एग्जीबिशन, फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड वीडियो, फर्नीचर, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर, टेक्सटाइल और विजुअल डिजाइन. इकोनॉमिक्स करने के बाद you can become an actuary or a banker, or you can become an analyst basically who plays with a lot of numbers and data to analyze business, credit, data, finance, investment, market research, policy, risk and so on. Hotel management के अंदर you can become a chef, which it is what we call as food and beverages production. आप रेस्टोरेंट मैनेज कर सकते हैं जिसको हम फूड एंड बेवरेजेस सर्विस कहते हैं. हाउसकीपिंग या रूम मैनेजमेंट कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशंस में आप जा सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू लॉ. लॉ करने के बाद यू कैन बिकम एन एडवोकेट, यू कैन बी अ आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमैट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट. You can be a lawyer, legal advisor, litigator, mediator, professor, prosecutor, social activist, or a solicitor. Next, we talk about liberal arts or liberal studies. Liberal studies का concept थोड़ा interesting concept है, जहां शुरू में आप कोई भी एक डिग्री फिक्स नहीं करते. आप एक फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं, थर्ड ईयर में मेजर्स लेते हैं. अगर आपका मेजर्स ह्यूमैनिटीज एरिया में है तो आपको BA का डिग्री मिलेगा, मैनेजमेंट एरिया में BBA का डिग्री, कमर्शियल स्टडीज एरिया में BCom का डिग्री और साइंसेस के एरिया में BSc का डिग्री मिलेगा. सो यू डोंट फिक्स थिंग्स इन द बिगिनिंग. डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनल स्पेशलाइजेशन you can see you can be part of advertising, public relations, business analysis, business consultation, creative writing, economic analysis, environmental affairs, film and television, human source, technical writing, teaching, sports psychology, publishing, public administration, political analysis, NGO, journalism, international business and so on. Next is mass communication. अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है, इंग्लिश के अंदर आप मल्टीपल एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, then you can be part of becoming an anchor, advertiser, brand manager, blog writer, creative writer, content writer, script writer, copywriter, screenwriter, correspondent, director, editor. You can be part of filmmaking, journalism, fashion technology, fashion communication, media programming, photojournalism, PR specialist you can become, reporter, visual merchandiser and so on. Next is performing arts. अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, either it could be singing, instrument playing, dancing or acting, you can do a graduation उस एरिया में. वो करने के बाद आप एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं, कोरियोग्राफर, कंपोजर,
डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर, वोकलिस्ट। बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स के एरिया में आगे जाना चाहते हैं, आप 12th के बाद 4 साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्टेडियम मैनेजर, इस तरह की पोस्ट पे जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकेशनल स्टडीज आप कर सकते हैं, जिसके बाद आप एनिमेशन, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटीरियर डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक कल्चर, एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, थिएटर एंड एक्टिंग और वेब टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में जा सकते हैं। फाइनली, बिफोर आई क्लोज, I would like to thank Shobha Tyagi ma'am. I would like to thank Neeta Avasthi ma'am. I would like to thank all teachers, parents जो आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, and I will open the house for questions. Just quickly before that, IQ Digital जो ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर हम नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं, जिसके अंदर आप लॉ में जाना चाहते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, इसमें जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, अगर उसमें से किसी एरिया में जाने में आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर IQ Digital application or to my office at 9979846008। आप अगर कंफ्यूज्ड हैं, 10th के बाद क्लैरिटी नहीं है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कैसे लेनी है, किस बेसिस पे लेनी है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर पर्सनल करियर काउंसलिंग एट 76008811। सोशल मीडिया पे आप IQ मोहित मेरा जो ID है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई वेबसाइट इज mohitmangal.com।